Now let's jump to our next section, which is network security and defense system. Important topic है. Firewalls is actually your traffic controller. ट्रैफिक कंट्रोलर से पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा. अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि ये करता क्या है. ये करता है पैकेट फिल्टरिंग करता है. पैकेट फिल्टरिंग किसका कर रहा होता है? ओनली हेडर्स की. हेडर्स में क्या है? आईपी और पोर्ट्स. नेक्स्ट चीज़ है कि ये फास्ट है बट स्टेटलेस है. बट लगा है, ठीक है. फास्ट है, स्टेटलेस है. फायरवॉल्स इज़ योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. इसका काम है ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क और अनट्रस्टेड एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच ट्रैफिक कंट्रोल करना. ट्रस्टेड इंटरनल और बीच में फायरवॉल आएगा आपका, और बाहर का आउटसाइड नेटवर्क जिसको हम इंटरनेट बोल देते. तो इन दोनों के बीच में ये हमारा फायरवॉल रहता है, सो दैट वट एवर कॉल्स आर कमिंग फ्रॉम द इंटरनेट इट कैन ब्लॉक. और सिर्फ ये नहीं है कि फ़िल्टरिंग एक ही साइड से हो सकती है, फ़िल्टरिंग दोनों साइड से हो सकती है, राइट. अब यहाँ पर बोला गया स्टेटफुल इंस्पेक्शन. इसका मतलब क्या है? ये कंटेक्स्ट या स्टेट को ट्रैक करता है. किसको? कंटेक्स्ट या फिर स्टेट को, ऑफ ऑल द एक्टिव कनेक्शन. इससे पता होता है कि कोई इनकमिंग पैकेट आपके भेजे गए रिक्वेस्ट का वैलिड रिस्पॉन्स है या नहीं, राइट. थर्ड पॉइंट इज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जिसको NGFW यानी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलते हैं. ये आज का स्टैंडर्ड है. इसमें ट्रेडिशनल फीचर्स के साथ DPI होता है. DPI इज डीप पैकेट इंस्पेक्शन और इंटीग्रेटेड IPS. ये दोनों चीज़ें होती हैं इसमें, DPS प्लस IPS, राइट. इन दोनों को यूज़ करता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल. ये एप्लीकेशन लेवल तक चेक कर सकता है. अब ये तीन चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, रिवाइज करने के लिए आपके पास ये टेबल है. एक बार इसको फिर से पढ़ लेना. सिंपल फास्ट होता है स्टेटलेस, और स्टेटफुल जो होता है वो इंस्पेक्ट करता है कंटेक्स्ट को. फ्यूअर फॉल्स अलाउज मोर रिसोर्स इंटेंसिव, यहाँ वल्नरेबल टू सीक्वेंस अटैक्स, ठीक. नेक्स्ट इज़ योर एक बार एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल में अगर पैकेट फिल्टरिंग की बात करें, पैकेट फिल्टरिंग एक ऐसे गार्ड जैसा है जो सिर्फ एनवेलप का एड्रेस देखता है. पर स्टेटफुल गार्ड, ये जो स्टेटफुल गार्ड है, स्टेटफुल गार्ड को पता है कि आपने कोई चिट्ठी मंगवाई थी या नहीं. दिस ओनली चेक्स फॉर एड्रेस, और ये पूरा का पूरा स्टेट चेक कर रहा होता है वेदर यू कॉल्ड फॉर इट और नॉट. नेक्स्ट इज IDS एंड IPS. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं IDS और IPS में. IDS का जो मतलब होता है, ठीक है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और IPS का है इंट्रूजन प्रिवेंशन. एक है डिटेक्शन पे काम करता है, पता लगाएगा. दूसरा क्या करता है? प्रिवेंट करता है. यानी कि ये क्या कर रहा होता है? डिटेक्ट कर रहा है यानी अलर्ट्स पे काम करेगा. ये प्रिवेंटिव है यानी ये ब्लॉक करेगा. इसके टाइप कौन कौन से हैं? इधर नेटवर्क बेस्ड होगा या होस्ट बेस्ड होगा. यहाँ भी नेटवर्क बेस्ड है और होस्ट बेस्ड है, यानी NIDS और NIPS. सिमिलरली HIDS HIPS. फंक्शन क्या है अलर्टिंग वाले का? सिर्फ मॉनिटर करता है और सस्पिशियस एक्टिविटी मिलने पर अलर्ट जनरेट करता है. डिटेक्ट करेगा, मॉनिटर करेगा ट्रैफिक को, और अलर्ट जनरेट करेगा फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी. तो ये पैसिव टूल है. इसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव टूल, बिकॉज ये सिर्फ चेक करने का काम कर रहा है. वहीं अगर हम IPS की बात करें, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, तो ये एक एक्टिव टूल है, पैसिव नहीं है. ये एक्टिव टूल है. और ये करता क्या है? ये सिर्फ अलर्ट नहीं देता बल्कि मैलिशियस पैकेट्स को रियल टाइम में ब्लॉक करता है या फिर को ड्रॉप करता है, राइट. अब बात करते हैं मेथोडोलॉजीज एंड मैट्रिक्स की. दो तरीके के बता रखे हैं, सिग्नेचर बेस्ड और एनोमली बेस्ड. इट स्पेसिफिकली रिलाइज ऑन एनालाइजिंग ट्रैफिक पैटर्न. जो भी आपके ट्रैफिक के पैटर्न है उसको एनालाइज करेगा, और फिर सिस्टम बिहेवियर के साथ ट्रैफिक को एनालाइज करके मैलिशियस एक्टिविटी को, थ्रेट्स को पहचानने के दो मेन तरीके हैं. वन इज सिग्नेचर बेस्ड, सेकंड इज एनोमली बेस्ड. सिग्नेचर बेस्ड का क्या मतलब है? एक डेटाबेस से पैटर्न मैच करेगा कि ये पहले भी देखा गया है या नहीं देखा गया है. तो ये नॉन अटैक्स के लिए बहुत एक्यूरेट है, पर ज़ीरो डे अटैक्स के सामने बेकार है. और एनोमली वाला जो है वो आप ज़ीरो डे के लिए बोल सकते हैं कि परफेक्ट है. एनोमली बेस्ड
सिग्नेचर बेस्ड की बात फिर से एक बार देख लो कि मैच करता है ट्रैफिक अगेंस्ट अ डेटाबेस ऑफ नोन अटैक पैटर्न्स। एडवांटेज क्या है? हाई एक्यूरेसी फॉर नोन थ्रेट्स। लिमिटेशन क्या है? इनफेक्टिव अगेंस्ट जीरो डे और नोवेल अटैक, नए अटैक्स के लिए एफिशिएंट नहीं होता। एनोमली बेस्ड डिटेक्शन की बात करें, ये पहले एक नॉर्मल बिहेवियर का बेसलाइन बनाता है। ठीक, एक नॉर्मल बिहेवियर का बेसलाइन बनाने के बाद अगर कुछ भी अनयूजुअल दिखा तो ये फ्लैग कर देता है। इसलिए यहाँ पर फ्लैगिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है कि कुछ भी अनयूजुअल हो रहा है उसे फ्लैग कर दो, और अननोन थ्रेट्स पकड़ लेता है, पर इसमें फॉल्स पॉजिटिव्स ज़्यादा होते हैं बिकॉज ये बार बार नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा सा भी अलग होगा तो उसे फ्लैग कर देगा। सो इट माइट बी पॉसिबल कि एक फॉल्स अलार्म जनरेट हो जाए। तो फॉल्स पॉजिटिव रेट ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि इसका लिमिटेशन है। बट एडवांटेज क्या है? इट इज़ केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग अननोन थ्रेट्स। कोई नया थ्रेट आया तो ये पहले ही डिटेक्ट करके स्टॉप कर देगा। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात करें, फॉल्स पॉजिटिव्स वर्सेस नेगेटिव्स, तो दोनों डिफरेंट वे में इम्पॉर्टेंट है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि हमने इनकरेक्टली फ्लैग कर दिया है कि गलत है, ये मैलिशियस एक्टिविटी हो रही है। तो जब कोई सेफ एक्टिविटी गलती से मैलिशियस फ्लैग हो जाए तब फॉल्स पॉजिटिव होता है। इससे अलर्ट फेटिक होती है और आईपीएस लेजिटिमेट बिजनेस ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकता है। लेजिटिमेट बिजनेस ट्रैफिक क्या होता है? ब्लॉक हो सकता है इसमें। फॉल्स नेगेटिव की बात करें, ये सबसे डेंजरस है। जो अटैक हो रहे हैं आपके ऊपर वो मिस हो सकते हैं। रियल अटैक सिस्टम से मिस हो जाए और डिटेक्ट ना हो, ये काफ़ी बड़ा ब्रीच होता है। सो आई जस्ट गिव यू अ सिनारियो, अगर फायर अलार्म बिना आग के बजे तो वो फॉल्स पॉजिटिव है, पर आग लगने पर भी ना बजे तो वो फॉल्स नेगेटिव है, और वही सबसे बड़ा रिस्क। अब आप बात करते हैं वीपीएन की। जब हमें पब्लिक इंटरनेट यूज़ करके सेफली ऑफिस डेटा एक्सेस करना होता है या कोई इंपॉर्टेंट डेटा एक्सेस करना होता है तो हम वीपीएन यूज़ करते हैं, विच इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इट क्रिएट्स एन एनक्रिप्टेड टनल ओवर पब्लिक नेटवर्क। एनक्रिप्टेड टनल बनती है जो कि पब्लिक नेटवर्क के ऊपर होती है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है एनक्रिप्टेड टनल? जो भी हमने पढ़ा, राइट, ताकि बीच में कोई डेटा ना पढ़ सके। देन देर इज़ वन टाइप रिटन हेयर, रिमोट एक्सेस वीपीएन। दीज आर फॉर इंडिविजुअल यूजर्स। ये आप और मुझ जैसे इंडिविजुअल यूजर्स के लिए है जो घर से काम कर रहे हैं। एंड देन other is site to site VPN, which is responsible for connecting to offices or to networks, आपस में जोड़ने के लिए। अब वायरलेस सिक्योरिटी की बात करें तो WEP जो इससे स्टार्ट हुआ है, राइट, विच इज़ वेरी इनसिक्योर। उससे बेटर है आपका WPA, विच इज़ एक्चुअली बेटर। WPA के बाद आता है आपका WPA2, विच इज़ करंट स्टैंडर्ड एंड विच यूजेस AES। उसके बाद लेटेस्ट जो है WPA3, स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट ब्रूट फोर्स, बट इट इज़ यूज्ड नॉट एवरीवेयर बट एट सम प्लेसेस। WLAN प्रोटोकॉल से एग्ज़ाम में सीक्वेंस पूछा जाता है। WEP की बात अगर हम करें तो ये सबसे पुराना और सबसे कमज़ोर प्रोटोकॉल है। इसे यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी हैक हो जाता है। WPA विच इज़ बेटर देन WEP, या फिर WPA2 की बात करूँ जो कि करंट स्टैंडर्ड है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज़ करता है। क्या है? एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। WPA3 ये सबसे नया और सिक्योर है। ये हमें ब्रूट फोर्स अटैक्स यानी बार बार पासवर्ड गेस करने से बचाता है। अगर पूछा जाए कि WPA2 में कौन सा इंक्रिप्शन यूज़ होता है तो आँख बंद करके AES मार्क कर देंगे। देयर आर सम साइबर थ्रेट्स एंड मॉलवेयर। मॉलवेयर क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइन टू डैमेज और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो ये मैंने टेबल बना रखी है, एक बार इसको पढ़ लो आप अच्छे से कि वायरस क्या होता है। वायरस इज मैलिशियस कोड अटैच टू लेजिटिमेट फाइल। वॉर्म इज स्टैंड अलोन जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, खुद से बढ़ते रहता है। इट एक्सप्लोर्स नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज टू स्प्रेड विदाउट ह्यूमन एक्शन। ट्रोजन की बात करें, बिनाइन सॉफ्टवेयर की तरह डिस्गाइज करता है अपने आप को और बैकडोर एक्सेस दे देता है फॉर अदर प्रोग्राम्स। इट इज़ इन दिस यूज़र इज ट्रिक टू इंस्टॉल इट। रैंसमवेयर बहुत सुना होगा आपने, रिसेंटली आया भी था। इनक्रिप्ट कर देता है फाइल को, डिमांड रैंसम फॉर डिक्रिप्शन की, सारे के सारे आपकी फाइल्स इनक्रिप्ट हो जाएंगे और आपको पढ़ ही नहीं सकती। ऑफन स्प्रेड वाई फिशिंग ईमेल्स, दैट इज़ वाई फिशिंग इज़ इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए फिशिंग क्या होता है। नेक्स्ट इज बॉटनेट।
It is network of compromised bot computers. It is used to launch massive DDoS attack. DDoS अटैक भी आपको पढ़ लेना चाहिए, बहुत पूछा जाता है। स्पाईवेयर क्या होता है? इट सीक्रेटली मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी लाइक की स्ट्रोक्स, स्क्रीन एक्टिविटी। अगर आपका की स्ट्रोक किसी को बदल गया तो दे कैन इजिली गेस योर पासवर्ड। एडवेयर की बात करें, इट डिस्प्लेस अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स एंड ऑफन रिडायरेक्ट्स ए सर्च रिक्वेस्ट टू मैलिशियस साइट्स। इट इज़ बंडल्ड विथ फ्री सॉफ्टवेयर, ऑफन विथ हिडन यूजर कंसेंट। रूट किट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एक बार पढ़ लेना, इसका एग्जाम्पल भी देख लेना। इट गेन्स रूट और कर्नल लेवल एक्सेस टू हाइड द प्रेजेंस ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम द ओएस एंड सिक्योरिटी टूल। वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करेगा और इंस्टॉल्ड बाय अ ट्रोजन। और मॉलवेयर इंडिकेशन एंड इम्प्लीकेशन, आपको दिख जाए कि परफॉर्मेंस कहीं पर डिग्रेड हो रखी है या देर इज सम अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटी दे, सिस्टम इन्फेक्ट हो चुका है, ये कैसे बदलेगा? कुछ क्लियर इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे देयर वुड बी अ परफॉर्मेंस ड्रॉप होगी, नेटवर्क ऑफ बैंडविड्थ, अगर आप कुछ डाउनलोड नहीं कर रहे हैं फिर भी हाई बैंडविड्थ यूज़ हो रही है तो शायद पीछे कोई मॉलवेयर डेटा चोरी कर रहा है। पॉपअप्स एंड टूल बार्स आर देयर। सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है वो होता है आपका डिसेबल्ड सिक्योरिटी। सो दीज आर समथिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिकेटर्स ऑफ इन्फेक्शन, कि आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई है, नेटवर्क एक्टिविटी आपकी अनएक्सप्लेन जा रही है, बहुत ही हाई बैंडविड्थ कंजम्पशन हो रहा है, अनवांटेड पॉपअप आ रहे हैं या न्यू ब्राउज़र टूल बार्स है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आपका डिसेबल हो जा रहा है या अनऑथराइज चेंजेस हो रहे हैं सिस्टम सेटिंग्स पे। देन देयर आर मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि है आपका EDR, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, एंड एंटीवायरस। सिर्फ नॉर्मल एंटीवायरस काफ़ी नहीं है, मॉडर्न थ्रेट्स के लिए EDR ज़रूरी है जो रियल टाइम में मॉनिटरिंग करता है। EDR स्टैंड्स फॉर एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इज योर पैच मैनेजमेंट। वॉर्म्स जैसे थ्रेट्स वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सपर्ट करते हैं, इसलिए रेगुलर सॉफ्टवेयर को पैच या अपडेट करना बहुत ज़रूरी है सो दैट वी कैन क्लोज द सिस्टम वल्नरेबिलिटीज़। अदर पार्टीज एक्सेस कंट्रोल जितने भी हैं आप उसको स्ट्रॉन्ग रखिए और यूज़र ट्रेनिंग करते रहिए सो दैट वी कैन मिटिगेट द थ्रेट्स बाय स्प्रेडिंग बाय सोशल इंजीनियरिंग। मेमोरी और रिसोर्स implication दिखते हैं। मॉलवेयर particularly worms और botnet clients, they start executing continuously in the background और CPU साइकिल आपकी बढ़ा देंगे, सिस्टम मेमोरी ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, जैसे कि आपको पता चल जाएगा बैकग्राउंड में लगातार चलते हैं ये, और CPU साइकिल्स और मेमोरी खा जाते हैं कि सिस्टम अनस्टेबल हो जाए और डॉस वाली कंडीशन बन जाती है, डिनायल ऑफ सर्विसेज होता है वैसे ही कंडीशन में जाती है आपकी, इंटरनली आप कुछ यूज़ ही नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ देखने की होती है इनविजिबल ओवरहेड। इनविजिबल ओवरहेड रूट किट्स क्या करते हैं कर्नल लेवल पे। अब ये आपको पता होना चाहिए कर्नल और सिस्टम लेवल, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है डिफरेंस बिटवीन दीज टू। रूट किट्स कर्नल लेवल पे काम करते हैं, ये सिस्टम मॉनिटरिंग टूल्स जैसे टास्क मैनेजर को नज़र नहीं आते लेकिन पीछे से रिसोर्सेज कंज्यूम करते रहते हैं और परफॉर्मेंस ख़राब करते हैं। सो दे कंज्यूम रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल सिस्टम ओवरहेड एंड परफॉर्मेंस इश्यूज। अब बात करते हैं थोड़े एडवांस थ्रेड्स की, जैसे कि डीडॉस है आपका। तो डीडॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इट इज़ एक्चुअली एन अटैक ऑन अवेलेबिलिटी, कि हमारा सिस्टम अवेलेबल ही ना रहे, आपकी कोई रिक्वेस्ट आ रही है और वो अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए आपका रिजल्ट आया और आप बार बार कोशिश कर रहे हैं पर सर्वर ही डाउन है। इट्स जस्ट लाइक एक आपका सर्वर है एंड दैट इज़ फ्लडेड विथ रिक्वेस्ट, बहुत सारी रिक्वेस्ट आपके पास आ गई और आप केटर ही नहीं कर पा रहे हो तो सिस्टम आपका डाउन हो जाता है, और सिस्टम डाउन हो गया तो सर्वर वुड बी अनअवेलेबल। सो डीडोस अटैक का मेन मकसद होता है कि सिस्टम की अवेलेबिलिटी को ख़त्म करना, राइट, फ्लडिंग इट विथ मैसिव ट्रैफिक रेंडरिंग इट अनअवेलेबल। नेक्स्ट इज योर फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। यहाँ पर साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को। टेक्निकल हैकिंग से ज़्यादा सिर्फ साइकोलॉजी ही यूज़ हो रहा होता है। अटैकर्स आपको फेक ईमेल से मैसेजेस भेजकर ट्रिक करता है, राइट, कैसे? फेक मैसेजेस और ईमेल्स। एक इसका सब पार्ट है स्पीयर फिशिंग, दैट इज़ अ मोर टारगेटेड अटैक ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। याद रखना है इसको, इस टर्म को याद रखना, जब अटैक किसी स्पेसिफिक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करके किया जाए तो उसे स्पीयर फिशिंग कहते हैं। जैसे एक जनरल ईमेल जो सबको जाए वो फिशिंग है, लेकिन एक ऐसा ईमेल जो सिर्फ HPCL के एम्प्लॉयज़ को लगे कि उनके HR ने भेजा है
वो स्पेयर फिशिंग है। देन देर आर ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स। ज़ीरो डे का मतलब है ऑन सेम डे, अटैक्स दैट टारगेट अ वल्नरेबिलिटी ऑन द सेम डे इट इज़ डिस्कवर्ड। ये ऐसी वल्नरेबिलिटी पर अटैक करता है जिसका पता वेंडर को उसी दिन चला हो, तो वेंडर के पास इतना टाइम नहीं है कि उसके अगेंस्ट प्रिपेयर हो सके, विच मीन्स पैच या सॉल्यूशन अभी तक मार्केट में नहीं आया है, इसलिए इससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो हाईली डेंजरस बिकॉज नो डिफेंस एग्जिस्ट। Another is insider threat, which is legitimate access जिनके पास है and they are trying to misuse it. Insider threat का मतलब है कि खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें सिस्टम का लेजिटिमेट एक्सेस होता है, जैसे करंट या पुराने एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर वो इस एक्सेस का गलत इस्तेमाल करें तो इसे इंसाइडर थ्रेट कहते हैं। नेक्स्ट इज ऐप सिक्योरिटी एंड सिक्योर प्रैक्टिसेस। SDLC आपको पता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को बोलते हैं। इसके 5 पार्ट है। प्लानिंग, 5 फेज़ है, प्लानिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डेवलपमेंट। प्लानिंग में क्या होता है? रिस्क असेसमेंट, थ्रेट मॉडलिंग, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। डिज़ाइन में डिज़ाइन रिव्यूज़ होंगे, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एनालिसिस होगा। याद रखना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एनालिसिस यहाँ पे होता है। डेवलपमेंट में कोड रिव्यूज़ वुड बी देयर, स्टैटिक कोड एनालिसिस इज़ देयर, एडहेरेंस टू सिक्योर कोडिंग गाइडलाइंस। देखो सिक्योर कोडिंग जो वर्ड है हमारा डिज़ाइन में भी आया, डेवलपमेंट में भी आया, टेस्टिंग में भी सिक्योरिटी का आप चेकिंग करोगी। सो सिक्योरिटी इज समथिंग विच कम्स इन एवरी पार्ट। प्लानिंग में, डिज़ाइन में, डेवलपमेंट में, टेस्टिंग में, इनफैक्ट इन डिप्लॉयमेंट एज वेल। टेस्टिंग में आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करते हैं, सिक्योरिटी रेग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। डिप्लॉयमेंट में यू विल सिक्योरली कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करेंगे, पैच मैनेजमेंट करेंगे, इंसिडेंट रिस्पॉन्स का ध्यान रखते हैं। सो it's not only the deployment but also covers the maintenance part. So these are your 5 phases is in SDLC cycle. आप इन पाँचों को पढ़ लो, इनका ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। अब मैं क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ की बात करता हूँ यहाँ पर, जो OWASP के अकॉर्डिंग टॉप 10 लिस्ट है। OWASP की लिस्ट में सबसे ऊपर है इंजेक्शन। सबसे बड़ा एग्जांपल एसक्यूएल इंजेक्शन बताया मैंने। इसमें अटैकर सर्च बॉक्स या लॉगिन फॉर्म में मैलिशियस एसक्यूएल कोड डाल देता है ताकि वो आपके डेटाबेस का एक्सेस पा सके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है पैरामीटराइज्ड क्वेरी या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स यूज़ करना। ठीक है, पैरामीटराइज्ड क्वेरी, इनपुट वैलिडेशन, और तीसरा मैंने क्या बताया आपको? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स। ये 3 अगर आप यूज़ करेंगे तो आप एसक्यूएल इंजेक्शन से बच सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पर क्या है कि परमिशन सही से सेट नहीं है। अगर एक नॉर्मल यूज़र एडमिन का काम कर पा रहा है या किसी और की प्रोफाइल देख पा रहा है तो उसे हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कहेंगे। दैट मीन्स इनएडिक्वेट रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज़र एक्शंस लीडिंग टू अनऑथराइज्ड एक्सेस, राइट। नेक्स्ट इज़ योर क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स कब होते हैं? जब आपका वीक इंक्रिप्शन होगा या फिर इंक्रिप्शन होगा ही नहीं। दूसरा पार्ट ये है, इन शॉर्ट कोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्रिप्शन। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स तब होते हैं जब इंक्रिप्शन ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया हो। अगर सेंसिटिव डेटा बिना किसी सिक्योरिटी के ट्रेवल कर रहा है बिटवीन द APIs कॉल और नेटवर्क कॉल्स, तो अटैकर उसे आसानी से चुरा सकता है या इंटरसेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स। So if there is a weakness in authentication, it's easy for लॉगिन सिस्टम में गलती है। अगर पासवर्ड कमज़ोर है या सेशन मैनेजमेंट सही नहीं है तो कोई भी हैकर यूज़र की आइडेंटिटी चुरा कर लॉगिन कर सकता है। सो वी नीड टू हैव अ गुड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इन आवर सिस्टम। लास्ट वन इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसको XSS बोला जाता है। ये सर्वर को नहीं बल्कि यूज़र के ब्राउज़र को टारगेट करती है। याद रखना, यूज़र ब्राउज़र इज़ टारगेटेड हेयर, नॉट द सर्वर। हैकर मैलिशियस स्क्रिप्ट भेजता है जो आपके ब्राउज़र में रन होती है और आपके कुकीज़ या सेशन टोकन्स, कुकीज़ या फिर सेशन टोकन्स को चुरा लेती है। इससे बचने के लिए हम आउटपुट इनकोडिंग करते हैं। क्या करते हैं? आउटपुट इनकोडिंग करते हैं और कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी CSP का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट इज आर एंड पॉइंट सिक्योरिटी एंड थ्रेट एनालिसिस। तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स डिवाइसेस फ्रॉम थ्रेट्स। जो भी हमारे पास डिवाइसेस हैं उन सबको बचाता है। जैसे कि एंटीवायरस, अपने पास एंटीवायरस आपने इंस्टॉल कर रखा है, तो इट इज़ अ सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन एंड बिहेवियरल एनालिसिस whether there are malicious software or not, and if they are there it will be helping us remove it. नेक्स्ट इज योर ईडीआर। इससे पहले भी हमने पढ़ा था ईडीआर के बारे में। तो ये मॉडर्न सिक्योरिटी है। आई जस्ट राइट इट मॉडर्न। ये सिर्फ सिग्नेचर्स नहीं देखता बल्कि मशीन लर्निंग यूज़ करके, एमएल यूज़ करके रियल टाइम में चेक करता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही। So it provides advanced continuous real-time monitoring and response capabilities. Use ML to identify complex threats beyond traditional antivirus. Right? पैच मैनेजमेंट का मतलब है कि सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना ताकि हैकर्स वल्नरेबिलिटीज का फ़ायदा ना उठा सके। थ्रेट इंटेलिजेंस एंड हंटिंग की अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि एक्टर्स कौन हैं। राइट? हु आर द एक्टर्स? एक्टर्स मतलब जो एक्चुअली में जिनकी वजह से सिस्टम हमारा हैक हो रहा है। ये एक प्रो एक्टिव सर्च है। हम अज्यूम करते हैं कि हैकर पहले से अंदर है और हम उसे ढूंढते हैं उन सिक्योरिटी लेयर्स के पीछे जो शायद बाईपास हो चुकी है। इसमें हम एनोमली डिटेक्शन का यूज़ करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज थ्रेट हंटिंग। दीज आर सम साइबर लॉज। एक बार आप पढ़ लेना कि कौन कौन से साइबर लॉज हैं। मैंने यहाँ पर आपके सामने 6 लॉज लिखे हुए हैं। दीज आर सम मेजर लॉज जो कि पढ़े जाते हैं, तो यू कैन जस्ट रीड देम। 43 है, 66, 66C, D, F, 67। साइबर टेररिज्म के लिए 66F है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ट्रांसमिटिंग ऑब्ससीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 67, दीज आर वेरी ग्रीवियस क्राइम। आइडेंटिटी थेफ्ट को 66C में रखा गया है। डी इज़ योर चीटिंग, दोनों इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ। 66 इज हैकिंग एंड कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। 43 इज फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये सबसे इजी है, फाइन अप टू 5 लाख। सो सिक्योरिटी ऑडिट्स क्या होते हैं? सिस्टमेटिक इवेल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पोस्चर, पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना सिक्योरिटी ऑडिट कराना ही पड़ता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट्स। यहाँ पर 4 ऑडिट्स के नाम लिखे हुए हैं और उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है? तो इंटरनल ऑडिट क्या होता है कि कंपनी की अपनी टीम करती है, कंपनीज ओन टीम वुड बी डूइंग इट। एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है वो थर्ड पार्टी एक्सपर्ट करते हैं फॉर एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट, कि एक इंडिपेंडेंट व्यू मिल सके। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अनबायस्ड असेसमेंट के लिए कौन सा ऑडिट होता है, तो उसका आंसर है एक्सटर्नल ऑडिट। अनबायस्ड ऑडिट कौन सा होता है? एक्सटर्नल ऑडिट। देन देयर इज टेक्निकल ऑडिट, जिसमें फोकस रहता है कि सिस्टम को स्कैन करके और हैकिंग अटेम्प्ट करके देखा जाता है कि सिस्टम कितना मजबूत है। हैकिंग अटेम्प्ट से मतलब मेरा है पेनिट्रेशन टेस्टिंग से वल्नरेबिलिटी को स्कैन किया जाता है। कंप्लायंस ऑडिट में इट इज़ चेक्ड वेदर सिस्टम्स आर adhering to the regulatory standard of ISO 27001, GDPR, HIPAA। इन सबको देखा जाता है कि कंप्लाइंट है सिस्टम या नहीं है। सो इससे पहले देखते हैं कि कंप्लायंस होता क्या एक्चुअली में। कंप्लायंस मतलब रूल्स जो कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन फॉलो टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। 27001 की बात करें, सो दिस इज़ अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर इस्टेब्लिशिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मेंटेनिंग एंड कंटिन्यूली इम्प्रूविंग एन ISMS सिस्टम। याद रखना ISO 2007 27001 का मतलब क्या होता है? ISMS प्लस देर आर 114 कंट्रोल्स, इन सब को मिला के आपका क्या बन जाता है? 27001 ISO। ठीक है? यहाँ पर लिखा है, यहाँ CIA ट्रायड की भी बात हुई है थ्रू 114 सिक्योरिटी कंट्रोल, उस सबको मिला के क्या बनता है आपका? ISO 27001। यहाँ बात करते हैं NIST के साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की। सो दिस इज़ अ US फ्रेमवर्क जो कि अब ग्लोबली अडॉप्ट कर लिया गया है। इसका काम सिर्फ IPDRR, याद रखना है, IPDRR। सो आइडेंटिटी, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड, रिकवर, दीज आर द 5 स्टेप्स विच आर यूज्ड एज द compliance स्टैंडर्ड।
नेक्स्ट इज GDPR। आई होप आप सबने सुना ही होगा कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है। दिस इज़ एन EU रेगुलेशन विच इज़ देयर फॉर डेटा प्रोटेक्शन एंड privacy अप्लाइंग टू पर्सनल डेटा ऑफ EU सिटीजन्स। बट GDPR एक्ट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सबने इसको अडॉप्ट कर ही लिया है। यूरोप का एक्ट है बट पर्सनल डेटा की प्राइवेसी पर फोकस करता है, राइट। अब मैं अगर हिप्पा की बात करूं, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, इट इज़ अगेन अ US रेगुलेशन प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव हेल्थ इंफॉर्मेशन। जब भी हेल्थ या हॉस्पिटल डेटा की बात हो तो हिप्पा मार्क करके। नेक्स्ट इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट। सपोज करो इंसिडेंट हो गया तो उसका रिस्पॉन्स के लिए हम क्या करते हैं, देयर आर 6 फेजेस। प्रिपेयर करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसका कंटेनमेंट करेंगे ताकि और ना फैले फैले इरेडिकेशन करेंगे। इरेडिकेशन कैसे होता है, रूट कॉज आप निकालिए कि व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर दिस इंसिडेंट। उसके बाद वी विल स्टार्ट फॉर रिकवरी, कि अब सिस्टम को रिकवर करते। कंटेन तो हमने कर लिया था, बीमारी की तरह समझो इसको। कोई बीमारी आती है तो उससे पहले हम लोग प्रिपेयर करके रखे रहते हैं। कोविड आया था, प्रिपेयर करने की कोशिश की सरकार ने। फिर जब डिटेक्ट और एनालाइज किया लोगों को कि हो गया है, फिर उस जोन को पूरा का पूरा कंटेन कर लिया था। फिर धीरे धीरे रूट कॉज एनालिसिस करी, इरेडिकेट करने की कोशिश की। ऑल्दो यहाँ पर कोविड का एग्जांपल फेल हो जाता है, इरेडिकेट कर नहीं पाए थे हम लोग। रिकवरी के लिए जस्ट जो दवाइयाँ दी जा रही थी, सिमिलरली यहाँ पर रिकवर करने के लिए देयर वुड बी सम ऑपरेशंस विच वी वुड बी डूइंग। सपोज करो डेटाबेस डाउन हो गया था तो डेटाबेस को अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज लेसन्स लर्न, हम क्या क्या सीखते हैं इससे, सो दैट फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्स, राइट, फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्स और फ्यूचर इंसिडेंट्स वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। इसमें एक चीज़ और होती है, पोस्ट इंसिडेंट रिव्यू होता है, जो कि एक पूरी मीटिंग सेट करी जाती है विद अ वाइडर ऑडियंस, कि देखा जा सके कि इंसिडेंट में हमारे क्या क्या हुआ था और हम कैसे मेजर लेने चाहिए उनको। ये दो चीज़ें भी पढ़ लेना, साइम और साइबर फॉरेंसिक। साइम इज सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, सो इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट सेंट्रलाइजेस, कोरिलेट्स एंड एनालाइज, क्या करते हैं, सिक्योरिटी अलर्ट को, और लॉग करेगा डेटा को इन रियल टाइम टू डिटेक्ट कॉम्प्लेक्स अटैक पैटर्न्स, राइट। सो ये एक मैकेनिज्म है ये। साइबर फॉरेंसिक की अगर मैं बात करूँ, सो इट इज़ मोर after the attack, like process of collecting, preserving and analyzing and presenting digital evidence from cyber attacks for investigation and legal purpose. This is post incident, right? यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। एक बार इसको दोबारा पढ़ लेना वन बाय वन तो आपको याद हो जाएगा।